पंजाब केपी इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि किसी के पास इलेक्शन इल्तवा का इख्तियार नहीं, सिर्फ अदालत तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालती हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत फैसला सुना चुकी, फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन कैसे तारीख आगे बढ़ा सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान बेंचेस टूटने और तश्कील नौ पर बहस के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अज खुद नोटिस के रूल्स बनाने तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस में हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। चीफ जस्टिस पहले वाले अराकीन को शामिल करने के पाबंद नहीं थे। अदालत बेंच की असर नो तश्कील दे तो उसे निकालना नहीं कहते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 4-3 वाली मंतिक मान ली जाए तो मामला इस 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा, फिर फैसला 9 रुकनी या 5 रुकनी बेंच का होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को ओहदे से हटा दिया गया। उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। इशरत अली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर हैं और वो 28 सितंबर 2022 से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात थे। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद से। बाबर शहजाद, आगाह कीजिए। देखिए, वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को ओहदे से हटा दिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इशरत अली की खदमात सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बतौर रजिस्ट्रार डेपुटेशन पर तैनात पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर इशरत अली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। आपको बताना चलूँ कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है उसके रिकॉर्ड के मुताबिक इशरत अली 28 सितंबर 2022 से बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डेपुटेशन पर तैनात थे। ये भी आपको बता दूं कि वफाकी काबीना से आज इशरत अली को ओहदे से हटाने की मंजूरी ली गई थी। इस जमाने में ये भी बता दूं कि जस्टिस काजी फाइजा ने आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदा छोड़ने की हदायत की थी। एक खत लिखा था उन्होंने काजी फाइजा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और खत में उनको ओहदे का चार्ज छोड़ने का कहा था। खत में काजी फाइजा का कहना था कि मेरे लिए हैरान कुन था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर रजिस्ट्रार सर्कुलर जारी करने का कोई इख्तियार नहीं रखता। सर्कुलर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, लिहाजा आप ओहदा छोड़ दें। जी अच्छा बाबर शहजाद, ये बताएगा कि वजह क्या बनी, यानी सिर्फ एक जो अभी खत लिखा है काजी फाइजा का जिसका आपने हवाला दिया यही, या इससे पहले भी कोई ऐसे मामलात हो चुके हैं जिसकी वजह से रजिस्ट्रार जो है वो खबरों में भी थे? काजी फाइजा, जस्टिस काजी फाइजा का ताल्लुक है, उन्होंने इससे कबल भी जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे उनकी तैनाती के ऊपर उनको सिविल सर्वेंट जो है वो करार देते हुए, सिविल सर्वेंट का कहते हुए उनकी तैनाती पर एतराज़ किया था। और ये एतराज़ जो है उन्होंने मुख्तलिफ जो आइनी हवालाजात हैं उनके तनाजुर में किया था। आज अपने खत में भी जस्टिस काजी फाइजा ने उन्हीं आइनी हवालाजात के तहत जो है वो इशरत अली की तैनाती पर एतराज़ किया है। वफाकी काबीना ने, क्योंकि ये जो तैनाती होती है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की, जो सर्वेंट की तैनाती होती है सुप्रीम कोर्ट में बतौर रजिस्ट्रार, आज हुई इशरत अली की और इससे पहले जो हुई तमाम जो है वो वज़ीर आज़म की मंजूरी से होती है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न उसका नोटिफिकेशन करती है, लिहाजा उनकी खिदमात वापस लेना जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ही ज़िम्मे होता है। तो वज़ीर आज़म ने की जो मंजूरी के बाद, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो है खिदमात वापस ली गई हैं इशरत अली की सुप्रीम कोर्ट से। जी ठीक है बाबर शहजाद, तो बहुत काश चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील दें, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठा दें तो ये कौम फैसला मानेगी। इस बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कई लोग असम्बली में जेलें काट कर तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी। इमरान न्याज़ी ने 2 मरतबा जेल भिजवाया, वो तीसरी बार भी जेल भेजना चाहता था। हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नाज़र नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया, अगर उजलत में कोई फैसला किया जाएगा तो तारीख इसे स्याह सफ़हात पर लिखेगी और वो एक मुतनाज़ा फैसला होगा। अदम एतमाद का इजहार करने के बावजूद बेंच मामलात को आगे लेकर गया। हमारी गुजारिश थी कि एक ऐसा बेंच बनाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो। 3 के मुकाबले में 4 जजेस का फैसला सामने आ चुका है। हम पहले फरीक थे, मालूम नहीं कब हमें फरीक मानने से इनकार किया गया।
لارجر بینچ نہ بنا تو آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے، ایمرجنسی یا مارشل لا لگنے کا خدشہ ہے۔ یہ کوئی عام ٹرائل نہیں، یہ سپریم کورٹ کا ٹرائل ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا ٹرائل ہے کہ وہ آئین کے تحفظ کا ادارہ ہے یا ٹائیگر فورس بننا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے دیگر ججز نے 3 ججز پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ لارجر بینچ بنے اور اس میں ججز بیٹھیں سوائے ان کے جو اپوزیشن سے مشورہ کرتے پکڑے گئے۔ پہلی بار معلوم ہوا کہ ایک رجسٹرار 3 رکنی بینچ کا فیصلہ اڑا سکتا ہے۔ عدلیہ کو خاص طور پہ ان 3 جج صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تو الیکشن کا سوال نہیں ہے، یہ کوئی عام سا ٹرائل نہیں چل رہا ہے، ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹرائل چل رہا ہے۔ وہ اپنا کردار سے ثابت کریں گے کہ کیا وہ عدالت ہے، عدالت پاکستان ہے، انصاف کرنے والا ادارہ ہے، آئین کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے، یا وہ ٹائیگر فورس بننا چاہتے ہیں۔ جو تنقید اعلیٰ عدلیہ کا ہو رہا ہے جسٹسز کی طرف سے، سینئر پیونی جج کی طرف سے، سپیریئر جوڈیشری کی طرف سے، وہ تاریخی تنقید ہو رہا ہے۔ ایک قسم کا عدم اعتماد ان تینوں ججز پہ۔ اپوزیشن تو کیا کیا، یہ عدم اعتماد اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ عدم اعتماد وہ باقی سپریم کورٹ ججز کے ہیں جو اس کورٹ میں شامل نہیں ہیں۔ یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ 9 ممبر بینچ کو احتجاج کر کے اٹھتے اب 3 جسٹسز رہ چکے ہیں؟ اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ، میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا ٹائپ سے پھر سے نہ لگ جائے۔ میں بڑا بات کر رہا ہوں۔ لندن میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، وفاقی وزیر جاوید لطیف اور سینیٹر عرفان صدیقی بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے الیکشن التوا کیس کے فیصلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں میاں جاوید لطیف نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض کی چابی والے کھلونے آج بھی کھیل رہے ہیں۔ نواز شریف بے گناہ ہیں، اس کے باوجود عدالت سو موٹو لینے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہ ان کا اپنا ادارہ جو ہے ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود اگر 3 رکنی بینچ بضد ہے فیصلہ کرنے پہ تو اس فیصلے کو کون مانے گا؟ قوم اگر ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، تمام ججز جو ہیں، ریاست کا مستقبل کا فیصلہ ہے، ایک قانون آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، ایک متنازع بینچ کیوں اس کا فیصلہ کرے، بھلے میرے حق میں کرے یا میرے مخالف کرے۔ ہمارے وکیل اس لیے گئے تھے ان کی یاد دہانی کے لیے کہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے۔ کیا وہ پاکستان کے آئین سے مذاق کر دیں، پاکستان کا 2017 کا ترقی کرتا پاکستان ڈبو دیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو؟ جس طرح ہم جماعتوں کو پارٹی نہیں بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 جج جو ہیں وہ خود پارٹی بن گئے ہیں، تو جب وہ پارٹی بن جائیں گے تو انصاف کی توقع تو نہیں۔ پی ڈی ایم کے مسئلہ ہی نہیں ہے، پی ڈی ایم تو فریق اس حوالے سے ہے ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکنی بینچ ایک فیصلہ دے چکا ہے کہ 184(3) جو ہے وہ اس کے تحت یہ نوٹس نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ ساری ایکسرسائز جو ہو رہی ہے یہ ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہی نہیں۔ ہم نے تو کہا کہ ہماری معروضات تو سنیں، کم از کم اگر چلیں ہم نے بائیکاٹ بھی کیا ہے تو ہماری معروضات تو سن لینا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہے، ہم نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کی معروضات نہیں سن کے دیں کہ آپ نے بائیکاٹ چھوڑ دیا ہے، پھر ہم معروضات سنیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق کا چیف جسٹس کو خط۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف تحقیقات کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں لکھا ہے کہ پاکستان بار کونسل سمیت دیگر نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات درج کرائیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جائے۔ جسٹس مظاہر نقوی پر مس کنڈکٹ اور مالی بے ضابطگی کا الزام ہے۔ ایک جج کو الزامات کی غیر یقینی صورتحال میں نہیں رکھنا چاہیے۔ آئین پاکستان کے تحت جج پر لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کونسل کی ذمہ داری ہے۔
जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को 1 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। तवक्को थी कि चीफ जस्टिस शिकायत का जायज़ा लेने के लिए इजलास बुलाएंगे। अदलिया की आज़ादी, वक़ार और अवामी एतमाद को मलहूज़े खातिर रखते हुए बिला ताख़ीर इजलास बुलाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान की तबीयत नासाज हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त लिखकर जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे की खैरियत दरियाफ़्त की। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने उनके लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे की मुल्क और इदारे के लिए खिदमात को सराहा। वफाकी काबीना का अहम इजलास एक मरतबा फिर तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दीगर कानूनी मामलात पर मुशावरत की जाएगी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस के आने से। अवैस, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर जो है वफाकी काबीना का इजलास जो है दोपहर 1 बजे जो है वो तलब किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। याद रहे कि 8 बजे इजलास हुआ था अफ्तार के बाद, और उसमें एक अहम फैसला रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिया गया था। और अब जो सुबह जो कैबिनेट कॉल हुई है वो भी खसूसी इजलास है जो कि पार्लियामेंट में ही होगा, कमेटी रूम नंबर 2 में, और वहाँ पर वफाकी वज़रा को बुलाया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुतवक्किल फैसला है उस पर और उसके बाद जो दीगर जो कानूनी मामलात हैं उस पर तफसीली जो है मशावरत होगी। अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से और दीगर मामलात पर। अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर खुसूसी तौर पर इसमें शिरकत करेंगे। तमाम वफाकी वज़रा को कहा है कि अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। तो एक दफ़ा फिर जो है वफाकी काबीना का इजलास जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुलाया। ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया आपका।